नमस्कार। डिकोड विद रोहित रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ किसान नेता है अमरजीत सिंह उडोवाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत सिंह साहब। बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार क्लेम कर रही है कि वो कांग्रेस से बहुत अच्छा किया है किसानों के लिए। जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लाई है, इनका कहना है कि जब राजीव गांधी जी कोई भी 1 रुपया भेजते थे तो 10 पैसा किसानों तक पहुंचता था। आज अगर वो 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं तो पूरा का पूरा 1 रुपया जो है किसानों तक पहुंचता है। बीजेपी जो 2024 में अपना बजट निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस किया है, उसमें भी उन्होंने क्लेम किया है कि जो पिछली बार जो किसानों का बजट था 1.25 लाख करोड़ रुपीस, उसको बढ़ा के 1.52 करोड़ लाख रुपीस कर दिया गया है। तो पहला मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो बजट है, बाकी क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करेंगे, आपका पहला फर्स्ट ओपिनियन क्या है इस बजट के ऊपर, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपसे रोहित जी इतना ही कहूंगा, अगर हम लॉलीपॉप किसी को दे दें तो बोले कि वो चूसते रहो, तो ये बजट है। लॉलीपॉप से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो सबको पता है कि अगर इतना ही बीजेपी अच्छी की रहती तो 1 साल दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसान बैठे रहते थे। वो देख ही लिया पिछली दफा सभी ने जो बीजेपी ने किया किसानों के साथ। आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इन्होंने किया। ठीक है। जो इनका कहना है कि सब्सिडी में वृद्धि किया है किसानों के, जो उनकी लागत है, यानी कि जो खाद बीज पे जो लागत है, उर्वरक पे, उसके ऊपर इन्होंने सब्सिडी पे जो वृद्धि किया है, उसका भी तो फायदा किसानों को होगा। सर, सब्सिडी बढ़ाने से अच्छा था कि रेट नहीं बढ़ाते। सब्सिडी चाहे वही रहने देते, मगर जो बीज के, खाद के, पेस्टिसाइड के जो रेट बढ़ गए वो ना बढ़ाते। सब्सिडी बढ़ाने से क्या होता है, जो रेट उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड किया जा रहा है एक टेस्टिमोनियल के तौर पे कुछ स्टेट्स में, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड का उनको फायदा नहीं होगा? जो किसानों को ऋण मिलने में इतनी दिक्कत होती है, कोई भी बैंक तो जल्दी किसान को ऋण देना नहीं चाहता, अब तो उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड है। नहीं सर, ये आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी बैंक किसान को लोन नहीं देता। अगर भारत में सबसे इजीली लोन मिलता है तो वो किसान को मिलता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, और जमीन के ऊपर वो कर्ज देते हैं। जमीन को खरीदने के बाद उसमें किसान का क्रेडिट कार्ड का काम होता है। तो क्रेडिट कार्ड में तो आपको जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो कार्ड है, आप कभी भी इनकैश कर सकते हैं। तो इससे किसानों को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, आपके अकॉर्डिंग ये है ना कि कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऐसे लोन दे देंगे। वो भी जो क्रेडिट कार्ड बनेगा तब पूरा आपका पूरा रिकॉर्ड लेते हैं, कितनी जमीन है आपके पास, कितनी खेती कर रहे हैं आप, ये सारा रिकॉर्ड वो लेने के बाद ही क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। तो एक तरह से बैंक के पास गिरवी हो जाए या सरकार के पास, बात है। लेकिन इंटरेस्ट रेट तो क्रेडिट कार्ड पे सब्सिडाइज है ना। जैसे आम आदमी, जैसे मैं अगर क्रेडिट कार्ड पे कोई पैसा लेता हूँ या कोई यूज करता हूँ तो मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट है और किसानों के ऊपर इंटरेस्ट है, उसमें तो बहुत का सब्सिडी है। ये तो पहले से ही है, पहले से ही है। जो किसान जो लिमिट बनता है वो 4% इंटरेस्ट है उसके ऊपर, सबसे कम वही है जो पहले की गवर्नमेंटों ने किया हुआ है। अभी जो क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं उसके ऊपर तो फिर भी 7%, 8%, 9% तक का इंटरेस्ट है, तो उसका क्या फायदा बताइए। जो पहले लिमिट बन रहा था वो 4% था। अब ये बताइए कि जो इस बजट में इनका कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, जैसे स्टोरेज की सुविधा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाई क्वालिटी स्टोरेज बनाने की बात कर रहे हैं, और जो जल वितरण प्रणाली है उसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जहां जहां पे अभी वाटर क्राइसिस है वहां पे वाटर अवेलेबल कराने की जो बात हो रही है, तो इससे क्या किसानों को फायदा नहीं होगा? आप इसमें कोई मेरिट देख ही नहीं रहे हैं क्या 2024 के जो कृषि बजट है उसके ऊपर? नहीं सर, ऐसा है, देखिए, सरकार बजट बनाती है किनको, IPS ऑफिसर को बैठती है, IAS ऑफिसर को बिठाती है। किसी किसान को बिठा के बजट बनाए, किसी किसान नेता को बिठा के बजट बनाया। जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको एक्सपीरियंस है, उसमें कैसे क्या किया जा सकता है, जो आप बता सकते हैं। वो एक एजुकेटेड, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ
कि मान लीजिए किचन में काम हमारी माएँ बहनाएँ करती हैं, ठीक है, तो किचन में थ्योरी तो बता दी जाएगी कि जहाँ पे सिलेंडर होता है, जहाँ पे चीनी रहती है, जहाँ पे चाय पत्ती रहती है, जहाँ पे दाल है, हल्दी है, ये सब ऐसे। तो उसको बनाना कैसे है वो तो फिर वही जानती है ना। सामान तो पूरा दिखा देगी वो कि किचन में जहाँ जहाँ है, मगर फिर भी सामान होने के बावजूद भी हम लोग खाना नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वो वही कर सकता है जो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट किसान है, खेती किसान कर रहा है, तो उसमें कोई IAS IPS, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ ऑफिसर का, मगर जो किसान बता सकता है, जो किसान नेता बता सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उनको प्रॉब्लम क्या है, इनको बैठ के बिठाएं तो जाकर बनाए तो पता चलता है। जो स्वामीनाथन जी रिपोर्ट की मांग क्यों करते बार बार किसान, क्योंकि वो किसानों में बैठे, किसानों के साथ उन्होंने मिलजुल कर काम किया। कैसे हो सकता है कि सब कुछ नॉलेज करने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी, और आज कोई अपने ऑफिस में बैठकर बजट तैयार करके भेज रहा है, उसको क्या पता किसान कैसे वो करता है। हम लोग ये बोलते हैं जिन्होंने बजट बनाया उनको खेत भी दे देंगे, ट्रैक्टर भी दे देंगे, बीज भी दे देंगे, और फिर हमें वो जुताई करके दिखा दी। उसमें कितनी नमी होनी चाहिए ये किसान बताएगा, कौन से मौसम में फसल पैदा करना है वो किसान बताएगा, कौन सा मौसम फसल के लिए लाभदायक है, कौन सा नुकसानदायक है, वो किसान को इनके एक्सपर्ट से भी ज्यादा पता रहता है, तो बताएगा जी तो किसान। अब ऑफिस में बैठकर आपने बजट तैयार कर लिया, बोला किसानों का बहुत फायदा होगा, तो किसान को फायदा नजर आ नहीं रहा, तो किसान तो चलाएंगे हमारे ऊपर, तो कोई फायदा है ही नहीं उसमें। व्यापारी का फायदा ठीक है। इन्होंने अंबानी अडानी का अब जो आइडिया किया है वो कर रहे हैं। अब जो इस बजट में उन्होंने औद्योगिकरण की बात की है, या जो नए आविष्कार की बात की है, या जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ऐसे 22 बीज जो है दिए जाएंगे जिसके ऊपर किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ेगा, और भी बहुत तरह के साइंटिफिक चीजों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा बजट दिया है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ये भी तो किसानों के मैं बेहतरी के लिए हो रहा है ना। सर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नए बीज लाना वो ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, मगर ये कह देना कि इस बीज के ऊपर किसी मौसम का फर्क ही नहीं है, तो फिर तो ऐसा है सर्दी में लोग गेहूं की जगह धान की खेती करनी शुरू कर देंगे, हो पाएगा क्या? नहीं। और अभी गर्मी में धान की खेती है तो अभी गेहूं की खेती करते हो पाएगा क्या? मौसम के अकॉर्डिंग ही खेती हो, ये सृष्टि का नियम है, कुदरत का नियम है। तो कुदरत से खिलवाड़ तो सभी करते आए हैं, वो ये भी कर रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कहने से और करने में बहुत फर्क है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इन्होंने इस बार एक्सटेंड किया है, उसकी बजट भी बढ़ाई है, और उन्होंने फसलों का रेंज और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड किया है किसानों के फीडबैक के हिसाब से। तो वो भी तो, जैसा कि किसान का फसल खराब हो जाता है, आप सुनते हैं कि लोग इतने किसान साल में इतने सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, अगर उनको अच्छा प्रधानमंत्री फसल बीमा मिल रहा है तो वो भी तो उनके लिए एक एडवांटेज है ना। अगर उनका फसल खराब होता है तो उनको एटलीस्ट सुसाइड करने की तो नौबत नहीं आएगी, और फिर डायरेक्ट जो ट्रांसफर है 6,000 रुपए का, वो भी तो एक बड़ा एडवांटेज है, या एक तरीके का हेल्प है किसानों के लिए। देखिए हम लोग तो ये बोलते हैं कि नाक से पूछकर गाल में लगाने से क्या साफ हो जाएगा? 6,000 रुपये से कुछ होता है क्या इतनी महंगाई में? और दूसरी बात आपने की बीमा की, बीमा योजना तो पहले से चल रही है, तो अभी पिछले साल में अभी जो गुजरा है उसमें कितने किसानों की फसल मौसम के खराब हो जाने की वजह से बेकार हो गई, सभी को बीमा योजना मिल गई। तो कागजों में बात करने में और ग्राउंड में रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बात तो सिर्फ आपको लगता है कि ये कागजों में है, बीमा बयान योजना बाजी। का कुछ खास फायदा नहीं है किसानों को? फायदा है सर, बीमा का फायदा किसको नहीं होता है, मगर मिले तब ना। लेकिन आज इस तक बार नहीं जो होगा ना। बीमा का दायरा, जैसे मैंने कहा कि जैसे क्या होता है कि फसल के खरीद में और बेच में आपने देखा होगा कि मौसम के हिसाब से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, या कभी फसल बहुत ज्यादा हो गया किसी चीज का तो उसका दाम इतना कम हो जाता है कि किसानों को अपने लागत के बराबर भी पैसा नहीं मिलता, मतलब जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना भी रिटर्न नहीं मिलता। तो इस बार तो उसको भी इसमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया गया है, जो सर खरीद फरोख्त में जो मैं उतार चढ़ाव है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि जो वो दिखा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं जो हो रहा है। अब अच्छा। अगर फसल वो पैदा हो गया मौसम की वजह से कम हो गया, तो उसका बीमा ये कहाँ से देंगे? जो खराब हुए का बीमा नहीं दे रहे हैं। इंश्योरेंस की के फसल अगर खराब हो जा रही है, डेड हो जा रही है, तो उसका आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो मैं दिखा दूंगा आपको पंजाब में कितने ही लोगों की इंश्योरेंस हुई मगर किसी को मिली नहीं। तो बातों में बात करने में, जैसे 15 लाख का जुमला था, ये ऐसे ही एक जुमला है। 15 लाख मिले हैं क्या किसी को?
तो वैसे इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो जहाँ तो इंसान अच्छा, ये हो रहा है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। जो सरकार कह रही है कि वो किसानों को एमएसएमई के अंदर बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, और दुग्ध उत्पादन हो गया या पोल्ट्री फार्म हो गया या जानवर कैटल ब्रीडिंग के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए भी वो लोन देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये भी तो एक तरीके का, जो मोदी जी का कहना था कि वो किसानों के आय को दुगुनी कर देंगे, तो इसमें ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। ये किसानों की आय को दुगने करने के लिए है या गरीबों को मारने के लिए? या हम दोनों में आपस में मजदूर और किसान का झगड़ा करवाने के लिए? अगर दूध उत्पादन में जो सब में वृद्धि कर देंगे, दूध महंगा होगा, महंगाई होगी, हम कहते दूध महंगा हो जाए, हमारा दूध महंगा हो जाए, तो जो खरीद रहा वो तो हमारा भाई है, उसको भी तो सोचना चाहिए। तो ये सरकार जो है ना, आज भी जो कहते हैं रूल एंड डिवाइड एंड रूल, वो बांटो और राज करो वाले जो फलसफे पे काम। ठीक है, अब हम सबसे ज्वलंत मुद्दा पे आते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन आज भी उसको पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है, किसानों का जो मुद्दा है एमएसपी पर। तो हम एमएसपी पे आते हैं। क्या किसान जो एमएसपी का डिमांड कर रहे हैं, और सरकार का कहना है कि बहुत सारे फसल पे ऑलरेडी उन्होंने एमएसपी दे दिया है, तो कहां पे गैप रह जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, एमएसपी तो मिल रहा है, 2, 4, 5 फसल पे मिल रहा है, तो उसको खत्म करने की कोशिश की, तब जाके हम लोग प्रोटेस्ट किए ना। तो वो उसमें एक्चुअली क्या था, आप एक बुक खरीदते हैं ना, तो जिसने बुक बनाया वो अपना उसका ऊपर प्राइस लगाता है ना। तो क्या किसान का कोई राइट नहीं बनता कि वो फसल को पैदा कर रहा है, वो उसके ऊपर अपना प्राइस लगाए? आप लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर सुन लीजिए, पूरी बात को सुनिए, इसमें है क्या, एमएसपी है क्या, आपको वो बताने वाला है। एक्चुअली क्या है कि आप लोग किसी से सामान खरीदने के लिए गए तो उसके ऊपर रिटेल प्राइस लगाए, जो मुझे पता है मिनिमम तो वो लगा है ना, तो आप उसके हिसाब से खरीद लेंगे, ठीक है, वो आपको मिल रहा है एक निर्धारित प्राइस के ऊपर। अब किसान से जो फसल खरीदी जा रही है, जो मैं आपको खाने की फसल बता रहा हूँ, जो वेजिटेरियन, तो वहाँ पे गोभी है, गाजर है, मूली है, वो कितने रुपए में खरीदी जाती है? सिर्फ 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये में केजी, ये हिसाब है उसका। 1 से 2 रुपए के बीच में, 50 पैसे में भी। मगर आपने कभी 50 पैसे में, 2 रुपए में, या 5 रुपए में खरीदी? आपके पास 30 और 40 रुपए में आती। हम लोग बोलते हैं एमएसपी में ले आओ उसको, उसका रेट निर्धारित हो जाएगा। तो जो किसान पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहा है, अपने जेब से लगा के उसको पैदा करता है, वो तो सेल करने के लिए उसका अपना पैसा भी पूरा नहीं हो रहा, मगर जो बेच रहा है आगे मंडी में व्यापारी लोग, और वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा। ऐसा क्यों? हम लोग ये बात करते हैं, और वो लोगों का तो महंगा कौन खरीद रहा है? लोग तो खरीद रहे हैं। तो एमएसपी का फायदा किसको होगा, अकेला किसान को या लोगों को? ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मान लीजिए कि सरकार, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं या सरकार का भी ये सोचना है कि अगर वो सारे फसलों पे एमएसपी लागू कर देता है तो किसानों की हालत और दयनीय हो जाएगी, क्योंकि सबके फसल की क्वालिटी एक जैसा नहीं हो सकता। तो फिर लोग क्या करेंगे कि बाहर से इंपोर्ट करने लगेंगे, और भारत के किसान का फसल बिक ही नहीं पाएगा जिसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर वो तो और डेफिसिट में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी को लागू कर दिया गया तो महंगाई इतना ज्यादा हो जाएगा, इतने चरम पे आ जाएगा कि फिर ये देश जो है दिवालिया हो जाएगी। हमारी हालत भी श्रीलंका और बाकी दूसरे कंट्री के जैसा हो जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो इस बात से हैरान हूँ जो ये बात कह रहे हैं। अगर किसी को गोभी 5 रुपए में मिलनी स्टार्ट हो जाए, अगर किसी को दाल 150 की बजाय 90 रुपए में मिलनी शुरू हो जाए, अगर किसी को चीनी 45 की जगह 35 रुपए में, 25 रुपए में मिलनी शुरू हो जाए, तो उसमें महंगाई बढ़ेगी या कब होगी? मैं आपके सवाल से जो लोग कह रहे हैं उनके बात से हैरान हूँ। तो 22 से महंगाई कम होती है, बढ़ कहाँ रही है वो दिखाइए ना।
बढ़ रही है। खैर चलिए, इस पे हम विस्तार में किसी और दिन चर्चा करेंगे, बट इकोनॉमिस्ट का यही कहना है, क्योंकि जब आपका रेट फिक्स हो जाएगा तो सालों भर आलू का प्राइस फिक्स रहेगा, सालों भर आपका टमाटर का प्राइस फिक्स रहेगा, सालों भर भिंडी का प्राइस फिक्स रहेगा। तो जो आपका मौसम के हिसाब से या समय के हिसाब से जो मार्केट का अप्स एंड डाउन्स है वह स्टैग्नेंट हो जाएगा, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। उस पे जब तक कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होगा तब तक आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बीजेपी का यही कहना है। मैं आपके सवाल का एक और जवाब दे रहा हूँ, लॉजिकली जवाब है। गेहूं के ऊपर एमएसपी है तो गवर्नमेंट गरीबों को आटा 2 रुपए भी दे देती है, दे रही है ना। तो गोभी के ऊपर, टमाटर के ऊपर, आलू के ऊपर एमएसपी नहीं है, वो क्यों नहीं देती? वो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे, जी एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे आपके बीच डिस्कस हो रही है, ये प्रोग्राम मोदी जी भी देखते हैं, सब तक ये प्रोग्राम का मैसेज जाएगा। मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए कि इस समय अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि टमाटर का दाम 80 रुपए किलो है। अगर हम इसको आइडियल मानते हुए हाईएस्ट प्राइस को एमएसपी बना देते हैं, यानी कि 80 रुपए किलो को एमएसपी बना देते हैं, और फिर मंडी और मार्केट के लोग अपना मार्जिन डाल के अगर 120 रुपए में बेचते हैं और ये सालों भर यही रेट रहता है, तो लोग क्या करेंगे? लोग चाइना से, लोग रसिया से, लोग पाकिस्तान से टमाटर अगर मंगा लेंगे 20 रुपए में, इंपोर्ट कर लेंगे, तो 20 रुपए पे 40 रुपए मार्जिन डाल भी देते हैं अगर बिजनेसमैन का, तो 60 रुपए में बिकेगा और आपका 120 रुपए में बिकेगा, तो फिर तो किसान ही परेशान होंगे ना। आपसे मेरा सवाल है कि जो मार्केट में टमाटर 80 रुपए बिक रहा है वो किसान का है क्या? जब किसान से गया था तो 10 रुपए था, वही हम बोल रहे हैं कि एमएसपी हो तो कम हो गए। जब किसान से वो टमाटर गया तो 5 से 10 रुपए में गया, अभी मार्केट में 80 रुपए में। यही ठीक है, आपकी पॉइंट वैलिड है, आपकी पॉइंट वैलिड। 80 रुपए कैसे देते हैं? ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे सिंह साहब, क्या भारत का किसान का एक मेंटालिटी बन गया है, या जो ये लीडर्स हैं किसान के, जो नेता हैं, उनकी एक मेंटालिटी बन गई है कि भाई हर नुकसान के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाओ, या किसान को पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना देना? अब औद्योगिक को आप देख लीजिए, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसान भी बिजनेस कर रहा है, अब उनका भी तो उतना ही इंपॉर्टेंस है भारत के ग्रोथ में जितना किसानों का है। वो तो हर बात के लिए सरकार के पास रोते हुए नहीं जा रहे हैं, या उनको हर चीज पे सब्सिडी नहीं मिल रही है, या उनको हर चीज पे समाधान नहीं मिल रहा है। किसानों को तो हर तरह का सपोर्ट है। तो क्या एक तरीके से हमने क्या देश के किसानों को एकदम कमजोर बना दिया है, उनकी मानसिकता को कमजोर बना दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप का बहुत बढ़िया सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार किसान को चिल्लाना पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको एक न्यू ऑर्डर बताता हूँ। अभी क्या किया गया है कि मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन खत्म कर, वो उसका लॉजिक क्या है पता है? उसका लॉजिक है कि पहले वो चेयरमैन थोड़ा क्या कर रहे थे, नाम के चेयरमैन थे वो, और काम के चौकीदार जैसे थे, पूरा मंडी को देख रहे थे, किसानों की बात सुनते थे, किसानों का दुख दर्द समझते थे। अब जब वो चेयरमैन ही नहीं रहेगा तो सीधा सीधा कनेक्शन सरकार का हो गया, बीच में से जो किसानों का जो हमदर्द था वो हटा दिया। तो सरकार की पॉलिसियां ऐसी हैं किसानों को मारने जैसी। तो ये हर बार किसानों को, अभी कुछ नहीं है सरकार के पास तो किसान नेताओं को बदनाम करना शुरू कर देते। किसान नेता हर बात कर लाना शुरू कर देते। किसानों को क्या आवश्यकता पड़ गई, खेतों में अपनी बीवी बच्चों को खेतों में काम लगा के खुद रोड के ऊपर बैठेंगे, सड़क के ऊपर बैठेंगे? क्यों? किसी का दिल करता है क्या गर्मी में आके रोड के ऊपर बैठने के लिए? जो ये बात कर रहे हैं वो 10 दिन हमारे पास बैठे ना, तो फिर पता चल जाएगा दर्द कैसी है। बात करना एसी में बैठ के बहुत आसान है, मगर ग्राउंड में आके काम करने में पता चलता है। जी, ये आखिरी चरण में हम अपने प्रवक्ता को एक मैसेज देने के लिए फ्री छोड़ते हैं। हमने तो बहुत सारे सवाल उठाए, आपने सबका इंडिपेंडेंट जवाब दिया और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब आपके मन में जो कुछ भी है 1 मिनट तक आप बोले, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं सरकार को आप बोल दें। मेरा सरकार को ये मैसेज है कि वो ना, मैं कहता हूं कि हमारे किसानों की सुने, ना वो मजदूर की सुने, ना वो सर्विसमैन की सुने, ना व्यापारी की, सबको। जैसे वो बोलते हैं ना सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, तो वो सबके साथ चलना स्टार्ट कर दें। वो जो अपनी नीति है ना, एक तरह की एक तरफ गांठ रखना कि इसको बढ़ावा देना है, इसको नीचे करना, उस चीज को छोड़ सबको एक जैसा देखना स्टार्ट कर दे। राजनीति जो है वो राजनीति से होना चाहिए,
ठीक है, राजनीति से होना चाहिए, नीति से राज। दो जी। चीज है जी, राजनीति से और नीति से राज। ये नीति से राज करे, पहले से नीति बना देते, आपको 2 रुपए केजी गेहूं देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हमें बनाएंगे, वो पहले से नीति हो गई। आप राज में आकर नीति कीजिए तो फिर पता चलता है। लालच देकर आप लोगों को फांस रहे हैं, गरीब लोगों को, तो उसमें बाद में निकलता कुछ और है। तो हम 15 लाख देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम पुरानी चीज दे देंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे, आएगा कहाँ से? लोगों जी, की जेब से तो पॉकेट से आ रहा है। जब बहुत से बहुत फ्री हुआ है धन्यवाद ना सर, आपका। सुनिए, सुन लीजिए, जब से जो फ्री हुआ है तब से पेट्रोल की कीमत जो है 100 रुपया हो गई है, 50-60 रुपये। ये देखने की बात है, समझने की बात है, ठीक समझना पड़ेगा, वो लोड हमारे। ठीक ठीक है। तो सर आपने डिकोड विद रोहित में पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने किसान के मुद्दे से रिलेटेड जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे सबको टच करने की कोशिश करी और आपने सब पे अपना बेबाक राय दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहें, जब भी कोई किसानों का मुद्दा हो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अमरजीत सिंह जी।